और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक जो हालात बने हुए हैं, इसी पर आइए जो जमीनी हकीकत है उसको समझते हैं। हमारे साथ विजय राणा चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं, शशि नायर हमारे साथ हिसार से जुड़ चुके हैं और देवेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से और हालात समझने की कोशिश करते हैं। देवेश, इस वक्त दिल्ली में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्योंकि तस्वीरें तो बयां कर रही हैं कि किस तरह से धुंध की चादर छाई हुई है, लेकिन लोगों के लिए परेशानी का सबब भी लेकर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जैसे ही राजधानी दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत होती है तो जो धुंध भरी चादर है दरअसल वो नज़र आने लगती है। और इसकी खासी दिक्कत ये है इससे कि जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं, चाहे बुजुर्ग हो या बच्चे हो, उनको खासी दिक्कत झेलनी पड़ती है। और अगर हॉस्पिटलों की बात करें तो इन दिनों जो संख्या है दरअसल जिनको सांस लेने में दिक्कत है वो लोग बड़ी संख्या में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सरकार ज़रूर कोशिश करती है हर साल दर साल कि इस जहरीली और दम घोटू हवा को कंट्रोल रखा जाए, लेकिन परिस्थितियां दरअसल उसके बिल्कुल विपरीत नज़र आती हैं। और इस बार भी वही हुआ। विंटर एक्शन प्लान सरकार ने बनाया था, 21 पॉइंट है, उसके तहत दिल्ली सरकार काम करती है और उसी के तहत कोशिश ये रहती है कि जो दिल्ली की हवा है दरअसल वो साफ रखी जाए। लेकिन जैसा कि हर साल परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती है, उसी तरह इस बार भी जो है AQI का लेवल बेहद ही खराब श्रेणी में अभी भी बना हुआ है। 350 के आसपास AQI का लेवल है जो कि बेहद खराब श्रेणी में। ग्रेड 2 लागू है, उसके जो नियम है दरअसल वो भी लागू है। उधर विंटर एक्शन प्लान के तहत सरकार काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि जो हवा है उसको बेहतर रखा जाए। सरकार इस भी कोशिश में है कि अगर परिस्थितियां ज़्यादा खराब होती है तो आर्टिफिशियल रेन दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में करा ली जाए। इसके लिए बाकायदा कई पत्र जो है केंद्रीय मंत्री को लिख चुके हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल रेन अगर करानी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो संबंधित विभाग जो है उनसे परमिशन ली जाए और सेंट्रल से भी परमिशन ली जाए। अब सरकार कोशिश में ये है कि परमिशन दरअसल पहले ले ली जाए। अगर परिस्थितियां खराब होती है और कंट्रोल से बाहर होती हैं चीज़ें तो फिर दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करा ली जाए, जिससे कि प्रदूषण को कंट्रोल रखा जाए। हालांकि पिछले साल देवेश, देखिए कदम तो उठाने ही पड़ेंगे और सरकार जिस तरह से विंटर एक्शन प्लान की बात कर रही है, तमाम प्लान जो तैयार कर रही है, ऐसे में हालात काबू में करना बेहद जरूरी है। और चलिए अब हमारे अगले संवाददाता का रुख करते हैं। शशि नायर हिसार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, जिस तरह से अभी हम तस्वीर भी देख पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने हिसार की वो तस्वीर दिखाई कि किस तरह से धुंध की चादर इस वक्त कोहरे के रूप में हमें देखने को मिल रही है, और अभी हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आम तौर पर इसे कोहरा ठंड वाला समझकर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो हवा है वो इतनी जहरीली है कि लोगों के लिए ये कोहरा नहीं, ये परेशानी भी लेकर आ रही है। आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भी सर्दियां आती हैं और इस तरह का कोहरा देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण की बात तो होती ही है। लेकिन अगर हम मौसम की बात करें तो ये जो मौसम ने करवट ली है, इस वक्त जो धुंध का असर हमें देखने को मिल रहा है वो पूरी तरह से एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है। हिसार में की बात करें तो हिसार में आज सुबह से 6 बजे तक मौसम बिल्कुल साफ था। 6 बजे के बाद मौसम ने एकदम से करवट ली है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और प्रदूषण का असर भी हल्का देखने को मिल रहा है। लेकिन पूरी तरह से मैं ये कहूँगा कि ये जो असर है ये पश्चिमी विक्षोभ का है, जिसके चलते मौसम ने करवट ली है और हवाएं भी जो हैं वो पूरी तरह से ठंडी चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं मौसम विशेषज्ञों ने ये बात कही थी कि 12 नवंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते आपको मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, ये इसका असर भी हो सकता है। अगर हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में कल की जो रातें थी वो महेंद्रगढ़ में सबसे ठंडी रात रही थी और करनाल जो था वो सबसे गर्म रहा था सर्दी के मुताबिक। तो कुल मिलाकर हिसार में इस वक्त पूरी तरह से अभी 11 बजे हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी भी कोहरा छाया हुआ है और विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है। और इसमें मौसम का असर तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदूषण का असर भी हम कह सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिसार में कोहरा छाया हुआ है, सूबे के आसपास आपको धुंध देखने को मिल रही है और साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बिल्कुल। विजय, देखिए अगर हरियाणा की हम बात करते हैं, हरियाणा में हमने देखा कि हिसार से जो तस्वीरें आई हैं, फतेहगढ़ से फतेहाबाद से माफ कीजिएगा, जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या इसके लिए प्रदूषण को कितने प्रतिशत जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या ये सिर्फ प्रदूषण की वजह से है या ठंड ने भी दस्तक दे दी है?
देखिए बिल्कुल जो कारक हैं वो दोनों ही हैं, ठंड भी है और प्रदूषण भी है। लेकिन प्रदूषण की बात अगर पहले की जाए, क्योंकि अगर हम ज़्यादातर शहरों का AQI देखें, हरियाणा का लगभग सभी जिलों का देखें तो करीब करीब 150 के पार सभी जिलों का AQI पार कर चुका है। और कुछ जिले ऐसे भी हैं, सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये ऐसे जिले हैं जिनका AQI 200 से 250 तक पहुंच चुका है। यानी प्रदूषण जो है वो तो बढ़ गया है हरियाणा में, पर ठंड बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण का जो प्रकोप है और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हवा ठंडी होने के बाद, हवा जब ठंडी हो जाती है तो उसके बाद जो प्रदूषण के कण हैं वो वापस नहीं जा पाते ऊपरी हवा में, जिस वजह से निचली की जो हवा है उसमें प्रदूषण बढ़ जाता है। क्योंकि हवा अगर तेज़ ना चल रही हो और हवा ठंडी हो तो गर्म हवा ऊपर नहीं उठ पाती, जिस वजह से जो नीचे का जो वातावरण है वहाँ पर प्रदूषण कण रह जाते हैं, ऊपर नहीं निकल पाते, जिससे निचली हवा में जो प्रदूषण है वो बढ़ जाता है। AQI जो ज़्यादा नज़र आता है। यानी दोनों ही जो कारक हैं वो इस समय जो धुंध दिखाई दे रही है उसमें दोनों ही कारक काम कर रहे हैं। यानी जो तापमान का जो गिर रहा है, तापमान गिरावट आ रही है, वो भी इसमें काम कर रहा है। और उसके अलावा जो प्रदूषण जो है हालांकि वो तो बढ़ ही रहा है। और AQI जो है ज़्यादातर जिलों का, लगभग सभी जिलों का AQI इस समय हरियाणा के 150 से ऊपर है। और जो कुछ जिले ऐसे भी हैं जो NCR के जिले, आसपास के जिले हैं, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, या हम हिसार की बात कर लें या फरीदाबाद, गुरुग्राम की बात कर लें, तो वहाँ पर 200 से ऊपर जो है AQI जा चुका है। और अगर हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो राजधानी चंडीगढ़ में और ज़्यादा जो हालात है वो और ज़्यादा ख़राब इस समय चंडीगढ़ में हो चुके हैं। क्योंकि चंडीगढ़ का जो AQI है वो करीब 350 से ज़्यादा जो है वो पहुंच चुका है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। और तो बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह से ये जो हालात हैं वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। देवेश, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी और आपसे समझने का प्रयास करूंगी, क्योंकि दिल्ली सरकार की ओर से तमाम कदम उठाए गए हैं। विंटर एक्शन प्लान जैसे आपने भी जिक्र किया, एंटी ओपन बर्निंग अभियान भी शुरू किया गया है, लेकिन इन अभियानों का कितना असर हो पा रहा है? क्या आने वाले समय में राजधानी दिल्ली में, क्योंकि ग्रैब 2 लागू है, क्या हमें ये बढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है? देखिए, सरकार लगातार कोशिश तो कर रही है कि जो दिल्ली की हवा है दरअसल उसको कंट्रोल रखा जाए, यानी कि जहरीली हवा को ज़्यादा नहीं हो कि जहरीली हवा हो जिससे दिक्कत लोगों को हो। लेकिन जैसा कि बहुत कुछ डिपेंड करता है दरअसल हवा पर। अगर हवा चलती रही तो स्थिति कंट्रोल में रहती है देश की राजधानी दिल्ली में, वरना अभी भी अगर देखें ओवरऑल AQI देखें देश की राजधानी दिल्ली का तो 350 के पार है, यानी कि बेहद ही खराब श्रेणी में बना हुआ है। कोशिश अलग अलग कैंपेन करके, चाहे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ हो कैंपेन, एंटी डस्ट कैंपेन हो, या फिर ओपन बर्निंग पर रोक हो, या फिर जो पानी पर का छिड़काव जो ट्रक कर रहे हैं अलग अलग एंटी स्मोक गन उनका हो, कोशिश जरूर सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन सहयोग भी दरअसल पड़ोसी राज्यों से सरकार मांग रही है। दरअसल सरकार का मानना है कि 1/3 दरअसल पॉल्यूशन जो है वो देश की राजधानी दिल्ली का है, जो कि दिल्ली में होता है। बाकी जो है प्रदूषण के लिए जो पड़ोसी राज्य है दरअसल वो जिम्मेदार है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो बसें हैं दरअसल वो आती हैं, डीजल की बसें। इसके लिए भी सरकार की तरफ से मांग की गई कि कम से कम तब तक इन डीजल की बसों पर रोक लगा दी जाए, तब तक दिल्ली की जो हवा है दरअसल वो खराब हो रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन पर असर पड़ता है। तो दूसरी तरफ कोशिश ये है कि जो ग्रैब 2 के नियम है, देवेश, देखिए नियम कायदे जो भी लागू किए जाएं, लेकिन हालात काबू में होना बेहद जरूरी है। हमारे साथ देवेंद्र भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। देवेंद्र, इस वक्त गुरुग्राम में क्या कुछ हालात बने हुए हैं? क्योंकि कई जगह हमने देखा कि कोहरे की चादर छाई हुई है, प्रदूषण भी एकमात्र इसका कारण हो सकता है और इसके अलावा ठंड भी दस्तक दे रही है। तो गुरुग्राम के हालात की इस वक्त चर्चा करें तो क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुग्राम का बढ़ता जा रहा था, आज थोड़ी राहत की बात है, जो कि 400 के आंकड़े को पार करने के उसमें नजर आ रहा था। तो वो कहीं ना कहीं अब 250 पर आकर रुका हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
लगभग जो हवा चल रही है धीमी धीमी, उस हवा ने इस पोल्यूशन की सफेद चादर को छाटने में कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाई है। और लगातार जिस तरह से बढ़ते हुए प्रदूषण के बीच जिला प्रशासन की भी ये मुहिम रही थी कि पानी का छिड़काव किया जाए, एंटी स्मोक गन के मार्फत अलग अलग इलाकों में पेड़ों का छिड़काव किया जाए, सड़क पर छिड़काव किया जाए जिससे मिट्टी ना उड़े और PM 2.5 PM 2.10 का जो मात्रा है वो ना बढ़े। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आज सुबह से ही जो हवा की रफ्तार है उस रफ्तार के आगे कहीं ना कहीं ये सफेद धुएं की सफेद चादर कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आई। और यही कारण है कि गुरुग्राम में फिलहाल 250 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है। हालांकि ये भी पुअर क्वालिटी में है, लेकिन पिछले दिनों लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं अब राहत है कि जो कि लगभग आधा आ चुका है। तो फिलहाल अब यही लगातार यही तस्वीरें और संभावना जताई जा रही है। प्रयास यही है कि किसी तरह से इस प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए। शशि, हिसार में जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि प्रदूषण तो एक कारक है ही है, लेकिन ठंड ने भी दस्तक दी है। लेकिन ऐसे में प्रदूषण जो कि सबसे बड़ी इस वक्त सरकार के लिए, लोगों के लिए समस्या बनी हुई है, ऐसे में क्या कुछ कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं? जनता कितनी सजग है प्रदूषण को लेकर ताकि स्थिति भयावह ना हो? देखिए, हिसार की स्थिति जो है वो दिल्ली से या चंडीगढ़ से थोड़ी अलग है, क्योंकि हिसार में ज़्यादातर जो पोल्यूशन की बात होती है वो या तो व्हीकल्स के पोल्यूशन की होती है या आसपास के इलाकों में जब पराली जलाने की जो घटनाएं होती है उसको लेकर पोल्यूशन की बात या प्रदूषण की बात उठती है। लेकिन इस बार काफ़ी हद तक सरकार ने भी कोशिश की है कि किसान जो है पराली ना जलाएं, तो उसका धुआं इतना ज़्यादा हिसार में नज़र नहीं आ रहा। ये बात अलग है कि हिसार की भी जो AQI है वो काफ़ी ख़राब पोजीशन में रही है पिछले कुछ दिनों से। लेकिन आज जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, जिसका एक बड़ा कारण मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का आना था। हालांकि ये इतना स्ट्रॉन्ग आप कारण बिल्कुल बताते रहे, लेकिन एक बार वो तस्वीरें भी हमें दिखाई हमारे दर्शकों को कि इस वक्त, क्योंकि हमने हिसार की तमाम तस्वीरें भी दिखाई हैं, लेकिन आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एक बार तस्वीरें मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि इस वक्त क्या कुछ स्थिति है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम हाईवे पर हैं और हाईवे बिल्कुल शहर के साथ लगते हुए हाईवे पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी काफ़ी कम है, धुंध और कोहरा लगातार छाया हुआ है। और साथ ही साथ मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि हवाएं भी चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं हवाओं के चलने के चलते भी थोड़ा सा प्रदूषण का असर थोड़ा है वो कम देखने को मिल रहा है और शायद एयर क्वालिटी सुधरी है। लेकिन धुंध और कोहरा है वो तो लगातार बना ही हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों की भी मैं अगर आपको बता दूं कि एक पश्चिमी मौसम विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में एक और पश्चिमी विक्षोभ 15 और 16 नवंबर को देखने को मिल सकता है, जिसका असर हालांकि पहाड़ी क्षेत्र को में ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी पहाड़ों में कोई भी मौसम का असर देखने को मिलता है तो निश्चित तौर पर उसका असर हरियाणा के मौसम पर भी पड़ता है। और ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि 15 और 16 नवंबर को जो मौसम में बदलाव होगा उसके चलते हल्की बारिश भी कहीं ना कहीं हो सकती है। बारिश अगर होती है तो थोड़ी राहत प्रदूषण से तो मिलेगी, लेकिन मौसम जरूर ठंडा होगा। विजय, चूंकि पराली का अभी जिस तरह से शशि ने जिक्र किया है, ऐसे में पराली ना जलाने को लेकर किसानों को लगातार चेतावनी भी दी जा रही है, जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन इन कार्रवाइयों को, इन चेतावनियों को किसान कैसे ले रहे हैं? क्या इस बार पराली जलाने के जो मामले हैं वो क्या उनमें कुछ कमी आ रही है या निरंतर वैसे ही बने हुए? देखिए, बिल्कुल हरियाणा में पराली बड़ा मुद्दा है और इस बार भी पराली किसानों की ओर से जलाई गई और सरकार ने कार्रवाई भी की। यहाँ तक कि ना सिर्फ किसानों पर कार्रवाई की बल्कि जिन अफसरों की ड्यूटियाँ लगाई गई थी और वहाँ पर पराली जलाने के मामले सामने आए, उन अधिकारियों पर भी सरकार ने कार्रवाई की। कई अधिकारियों पर चार्जशीट भेजी गई और कईयों को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि हरियाणा में पराली जलाने के मामले जो है वो बेहद कम हुए हैं। अगर हम पिछले 4-5 सालों की बात करें तो आधे से ज़्यादा मामले जो हैं वो कम हो चुके हैं और पिछले साल के मुकाबले भी इस साल
पराली की जलाने के मामले कम हुए और लगातार ये मामले कम होते जा रहे हैं। तो सिर्फ ये कहना कि सिर्फ पराली की वजह से प्रदूषण बढ़ा है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो मौसम है, ये मौसम भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रदूषण को बढ़ाने में, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियों का प्रदूषण है, फैक्ट्रियों का प्रदूषण है, वो पूरा साल वैसा ही बना रहता है। जिस तरह गर्मियों में रहता है उतना ही सर्दियों में भी रहता है, लेकिन सर्दियों में हवा ठंडी होने की वजह से जब हवा में हलचल कम हो जाती है, हवा भारी हो जाती है, तो उस समय जो है प्रदूषण के जो कण है वो निचली हवा में रह जाते हैं और उस वजह से जो AQI है वो बढ़ जाता है। अगर धूप निकलती है और उसके अलावा हवा चलती है अच्छी खासी रफ्तार से, 8-10 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलती है, तो प्रदूषण कम ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते। लेकिन जब एक प्रदूषण का गुबार बन जाता है, धूप नहीं पहुंच पाती ज़मीन तक, उस कोहरे की वजह से, जो प्रदूषण की वजह से बना हुआ है, और तापमान में भी लगातार गिरावट आती है, उस वजह से प्रदूषण में लगातार जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की जाती है। और जिस समय पराली जलाई जाती है उस समय जरूर प्रदूषण बढ़ता है कुछ दिनों के लिए, जिस समय कटाई होती है फसलों की, उस समय प्रदूषण में बढ़ोतरी। आपके पास देवेश, राजधानी दिल्ली, चूंकि हर साल यहाँ पर यही हालात बनते हैं और हर साल दिल्ली की जनता इसी तरह की त्रासदी, कहना इसे गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रदूषण की मार जो है वो लोगों को बीमार भी करती है। ऐसे में इस परिस्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं। प्रदूषण की वजह से कितने केसेस इस वक्त लोगों के सामने आ रहे हैं जहाँ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और उनके लिए क्या कुछ स्पेशल व्यवस्था की गई अस्पतालों में? देखिए, हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल में अलग से दरअसल वार्ड बनाए गए हैं जिन लोगों को सांस लेने में दरअसल दिक्कत होती है, क्योंकि अक्सर जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है और पॉल्यूशन बढ़ने शुरू हो जाता है, तो ऐसे में खासी दिक्कत तमाम बुजुर्गों को होना शुरू हो जाती है, और जिसमें बच्चे भी है। तो ऐसे में ये खास इंतज़ाम जो है हॉस्पिटलों में किया जाता है, अलग से वार्ड बनाए जाते हैं, और बड़ी संख्या में लोग ऐसे में पहुँचते भी हैं जिनको सांस लेने में दरअसल दिक्कत होती है, क्योंकि इन दिनों अगर हवा देखें तो बेहद ही खराब श्रेणी में जो है AQI का लेवल बना हुआ है, और ऐसे में खासी दिक्कत उन लोगों को होती है या तो जिनको अस्थमा हो, या सांस लेने की पहले से बीमारी हो, या हार्ट की प्रॉब्लम हो। तो ऐसी संख्या, बड़ी संख्या हो जाती है, हॉस्पिटलों में इलाज के लिए पहुंचते हैं लोग। सरकार जरूर कोशिश करती है कि इसको बेहतर रखा जाए और लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश करती है कि लोग जागरूक रहें, अवेयर रहें। बिल्कुल, जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है देवेश। ऐसे में अगर लोग जागरूक रहेंगे तो समस्या कुछ कम हो सकती है। देवेंद्र, अगर गुरुग्राम की हम बात करते हैं तो गुरुग्राम चूंकि दिल्ली NCR से सटा हुआ, NCR में आता है, ऐसे में यहाँ जो प्रदूषण का स्तर है, एक तो पहले सबसे मुख्य वजह गाड़ियों का जो प्रदूषण होता है उसकी वजह से भी, और तमाम वजहें रहती हैं, लेकिन मुख्य तौर पर गुरुग्राम की अगर व्यवस्थाओं की बात करें इस स्थिति में, तो क्या कुछ फिलहाल वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, बिल्कुल, गुरुग्राम की बात की जाए तो हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी है गुरुग्राम, और यूँ कहें कि उद्योग राजधानी भी गुरुग्राम है, और यही कारण है कि लगभग 10,000 से ज्यादा ऐसी छोटी बड़ी फैक्ट्रियां और कंपनियां यहाँ हैं जहां लगातार जो डीजल जनरेटर्स का प्रयोग किया जा रहा था, वहां पर ग्रैब 2 के मार्फत उस पर रोक लगाई गई। तो कोशिश यही रहती है कि जिस तरह से जो भी कंपनियां और फैक्ट्रियां हैं, वहां पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से बाकायदा जो टीमें बनाई गई, GMDA, नगर निगम और जिला प्रशासन और के मिलकर जो संयुक्त रूप से जो टीमें गठित की गई थी, वो टीमें अलग अलग जाकर बाकायदा इन बातों को सुनिश्चित कर रही हैं कि ग्रैब 2 के नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, उन्हें सख्ती से लागू कराने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 1,500 के करीब ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट हैं जो बड़े स्तर पर चल रही हैं। लगभग 265 बिल्डर्स की ये साइट्स हैं जहां लगातार काम चलता रहता है। तो वहां भी बाकायदा एयर क्वालिटी इंडेक्स को मद्देनजर रखते हुए, लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए, वहां जो नियम लागू किए गए हैं कि पानी का छिड़काव होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन साइट के चारों तरफ भारी चादर लगनी चाहिए, बाकायदा वहां पर बिल्कुल नियम तो लागू किए गए हैं, लेकिन बेहद जरूरी है कि इन नियमों को जनता भी माने, और चाहे बात बिल्डर की हो या तमाम लोगों की, सभी लोगों को ये नियम मानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। विजय राणा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए थे, शशि नायर हमारे साथ हिसार से, देवेश दिल्ली से और देवेंद्र गुरुग्राम से जो हमारे साथ हालातों को साझा कर रहे थे। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्थिति बयां करने के लिए और जुड़ने के लिए।